नमस्ते टू ऑल। अगर आप इंग्लिश का कोई एग्ज़ाम दे रहे हैं और वहाँ पर लिटरेचर का सिलेबस में आपके दिया हुआ है कि इंग्लिश लिटरेचर आना है, तो ये क्वेश्चन सिर्फ उन्हीं के लिए हैं जो लिटरेचर का कंपटीशन एग्ज़ाम दे रहे हैं। आपके सिलेबस में अगर इंग्लिश लिटरेचर है तो ये क्वेश्चन सेलेक्टेड हैं सिर्फ इंग्लिश लिटरेचर कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए। ऑनली सेलेक्टेड क्वेश्चन है। यहाँ पर आप चेक भी करते चलिएगा कि आपको कितने क्वेश्चन आप कर पाते हैं, कितने क्वेश्चन आपको आंसर में आते हैं। बेसिक डिटेल इनकी क्वेश्चंस की जो क्वेश्चंस हैं उनकी बेसिक डिटेल जो इम्पोर्टेंट डिटेल होती है वो भी नोट करते चलिएगा। तो यहाँ से जो है इन क्वेश्चन को कहीं ना कहीं जो एग्ज़ाम रिलेटेड टॉपिक होता है वो आपका क्लियर हो जाएगा। अब बात करते हैं, पहला क्वेश्चन हमारा 101 पर चल रहे हैं हम। गोरवोडक वॉज रिटन बाय। गोरवोडक एक फेमस क्वेश्चन है हमारा जो काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है ट्रेजेडी से रिलेटेड। तो यहाँ पर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि गोरवोडक है वो लिखा किसने है। अब आप अपना आंसर टिक कीजिएगा। ऑप्शन ए जॉन स्केल्टन एंड सेक्विले, या ऑप्शन बी थॉमस सेक्विले एंड थॉमस नॉर्टन, ऑप्शन सी थॉमस हेज हॉज एंड थॉमस नॉर्टन, ऑप्शन डी थॉमस लॉस एंड निकोलस। अब बात करें हम इतना इसकी डिटेल की, तो ये जो है एक ट्रेजेडी है। इंग्लिश लिटरेचर की सबसे पहली जो ट्रेजेडी मानी जाती है ये, और ये जो है ब्लैंक वर्ड्स में लिखी गई है। ये ब्लैंक वर्ड्स में लिखी गई ट्रेजेडी है, ब्लैंक वर्ड्स में लिखी हुई ट्रेजेडी ये है। और सबसे पहले जो ये परफॉर्म की गई थी तो की गई थी 1561 में। 1561 में एलिजाबेथ क्वीन थी, उनके सामने इसको परफॉर्म किया गया था। लेकिन ये जो पब्लिश हुई थी ये हुई थी पब्लिश 1565 को। तो इसका फर्स्ट परफॉर्म ईयर 1561 है और जो पब्लिश ईयर है इसका वो है 1565 में। और ये ब्लैंक वर्स में लिखी गई ट्रेजेडी है। अब बात करें ये लिखी किसने है, तो आंसर होगा हमारा ऑप्शन जो है क्वेश्चन का, इसका आंसर थॉमस सेक्विले एंड थॉमस नॉर्टन। इट मीन्स ऑप्शन बी हमारा करेक्ट होगा आंसर में, थॉमस सेक्विले एंड थॉमस नॉर्टन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। मर्डर इन कैथेड्रल बाय इलियट इज ए प्ले। ये क्वेश्चन है कि मर्डर इन द कैथेड्रल ये टी.एस. इलियट का एक प्ले है। किस तरह का प्ले है, आंसर टिक करिएगा अपना। ऑप्शन ए पोइटिक, ऑप्शन बी रोमांटिक, ऑप्शन सी क्लासिक, ऑप्शन डी मिस्ट्री। कौन सा प्ले, किस तरह का प्ले ये है, अपने आंसर को जो है टिक करिएगा। हम इसकी बेसिक डिटेल की बात करें तो ये जो थॉमस इलियट का ये प्ले है ये पब्लिश है 1935 में। 1935 को ये पब्लिश्ड है। ये भी जो है टी.एस. इलियट का लिखा हुआ वर्स ड्रामा है। ये एक इलियट का जो है कि वर्स ड्रामा है। इसके बारे में पूछ लिया जाता है कि ये क्या है, तो एक वर्स ड्रामा है टी.एस. इलियट का। और टी.एस. इलियट ने जो लिखा गया है एक वर्स ड्रामा है ये इसके लिए। और थॉमस विकेट जो थे उन पर ये आधारित है। थॉमस विकेट पर ये लिखा हुआ है जो 1170 में कैंटरबरी कैथेड्रल में हुई थी। एक जो है घटना पर, हत्या पर आधारित है। 1170 में कैंटरबरी कैथेड्रल में एक मर्डर हुआ था, उस पर आधारित है थॉमस विकेट के। तो अब इसके आंसर को देखें कि मर्डर इन द कैथेड्रल, आपने अपना आंसर टिक किया होगा। मर्डर इन द कैथेड्रल टी.एस. इलियट का क्या है, तो हमने क्या बात करी, वर्स। वर्स का मीनिंग होता है पोइट्री से, वर्स का मीनिंग होता है पोइट्री से। तो जो पोइट्रिक हो, जिसमें पोइट्री हो और जो पोइट्रिक हो, तो ऑप्शन ए जो है करेक्ट होगा, पोइट्रिक। मर्डर इन द कैथेड्रल बाय टी.एस. इलियट इज अ पोइट्रिक प्ले। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। द ट्रेजिक फ्लो इन द कैरेक्टर ऑफ द हीरो इन ट्रेजेडी इज कॉल्ड। किसी भी प्ले में हीरो की लाइफ में जो ट्रेजिक फ्लो आता है उसे क्या कहा जाता है, अपना आंसर टिक कीजिएगा। ऑप्शन ए कैथारसिस, ऑप्शन बी हेमार्शिया, ऑप्शन सी पोएटिक जस्टिस, ऑप्शन डी रिकॉग्निशन। क्या आंसर आप टिक करेंगे इससे रिलेटेड। अब हम इसकी बेसिक डिटेल की बात करें इतना, तो ये अरस्तु के द्वारा एरिस्टोटल ने जो है ये चीज़ कही थी, इस चीज़ को डिफाइन किया था। ये ट्रेजिक फ्लो जो रिलेटेड है ये अरस्तु से रिलेटेड
है। और इसका जो मतलब होता है, इसका जो आंसर होता है वो आप टिक करेंगे। अरस्तु ने इसको जो है, अरस्तु के वर्क जो पोइटिक्स है उससे ये लिया गया है, इसकी जो उत्पत्ति है एरिस्टोटल के पोइटिक्स से लिया गई है। और ये जो इसका आंसर जो करेक्ट होगा, द ट्रेजिक फ्लो इन द कैरेक्टर ऑफ द हीरो इन द ट्रेजिक इज कॉल्ड हेमार्शिया। ऑप्शन बी करेक्ट होगा, हेमार्शिया। हेमार्शिया का मतलब होता है एरर ऑफ जजमेंट। ये हीरो की कोई ऐसी कमी जिसे या तो एक्सेसिव प्राइड होगा या इनडिसीजन दिखाया जाएगा, जिसे हेमलेट का दिखाया जाता है। तो डाउनफॉल को दिखाता है हेमार्शिया, हीरो के ट्रेजिक फ्लो को या डाउनफॉल फ्लो को दिखाता है, और इसे एरर ऑफ जजमेंट भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपना आंसर टिक कीजिएगा। लाइफ इज अ टेल टोल्ड बाय एन इडियट फुल ऑफ साउंड एंड फ्यूरी सिग्निफाइंग नथिंग, इन विच शेक्सपियर प्ले डू दीज लाइन ऑक्योर। ये जो लाइन है, लाइफ इज अ टेल टोल्ड बाय एन इट, काफ़ी फेमस लाइन है, और ये विलियम शेक्सपियर के किस प्ले में आती है। ऑप्शन ए मैकबेथ, ऑप्शन बी ओथेलो, ऑप्शन सी हेनरी IV, ऑप्शन डी किंग लियर। अपना आंसर टिक कीजिएगा। हम इसकी डिटेल की बात करें तो ये जो जिस प्ले में आता है ये अप्रोक्स 1606 में लिखा हुआ है, और ये फर्स्ट फोलियो में जो था विलियम शेक्सपियर की फर्स्ट फोलियो में 1623 में जब आया था वहाँ पर ये पब्लिश्ड हुआ था। इसकी बात करें जो डायलॉग है ये एक्ट 5, और जो एक्ट 5 है सीन 5 में बोला गया है। किसने बोला है, आंसर देखिएगा, मैकबेथ ने बोला है, और मैकबेथ ही प्ले का नाम है। एक्ट 5 सीन 5 में मैकबेथ जो है, मैकबेथ प्ले का हीरो, वो ये लाइन कहता है, लाइफ इज अ टेल टोल्ड बाय एन इडियट। तो आंसर क्या होगा हमारा करेक्ट, ए। ऑप्शन जो आंसर जो हमारा ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। व्हाट इज द सेंट्रल थीम ऑफ गेल्सवर्दीज टाइप। जॉन गेल्सवर्दी ने एक जो है ड्रामा लिखा, एक नॉवेल लिखा, स्ट्राइफ। स्ट्राइफ नाम का जॉन मिल्टन ने एक वर्क लिखा, उसकी जो है थीम क्या है। तो ये स्ट्राइफ के आंसर को टिक कीजिएगा। ऑप्शन ए द इनर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ ए पर्सन, ऑप्शन बी द कॉन्फ्लिक्ट ऑफ ए पर्सन विद जुडिशरी, ऑप्शन सी लेबर एंड कैपिटल कॉन्फ्लिक्ट्स, ऑप्शन डी ए मैन इन कॉन्फ्लिक्ट विद सोसाइटी इन जनरल। हम इतना बेसिक डिटेल की बात करते हैं, आप टिक करिएगा आंसर कि ये जो पब्लिश्ड ईयर है इसका 1909 है। ये जॉन गेल्सवर्दी का वर्क है जो एक टॉपिक पर, एक सोशल टॉपिक पर आधारित है, और वो क्या है, आंसर देखिएगा। आंसर होगा सी। जो मजदूर और मालिक होते हैं उनके झगड़े को ये दिखाता है, किस तरह से न्याय अन्याय हो रहा है, किस तरह से झगड़ा हो रहा है, किस तरह से हड़ताल चल रही है। लेबर एंड कैपिटल कॉन्फ्लिक्ट को ये दिखाता है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा, बाय जॉन गेल्सवर्दी स्ट्राइफ। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। नेम द विलन इन द डचेस ऑफ माल्फी। डचेस ऑफ माल्फी का जो है विलन कौन है, आंसर टिक कीजिएगा अपना। ए कार्डिनल, बी फर्डिनेंड, ऑप्शन सी बोसोला, ऑप्शन डी एंटोनियो। क्या आंसर होगा इसका करेक्ट, कौन से आंसर पर आप टिक करेंगे। अब हम इसकी इतना बेसिक डिटेल को बात करें तो ये जो वर्क है ये अप्रोक्स 1612 से 1613 में लिखा जो है पब्लिश्ड वर्क है, परफॉर्म्ड वर्क है। ये 1612 से 1613 में परफॉर्म हुआ था, और 1623 में ये पब्लिश्ड हुआ था। 1623 में ये पब्लिश्ड हुआ था, द डचेस ऑफ माल्फी। लिखा किसका है, जॉन वेबस्टर के द्वारा लिखा गया है। जॉन वेबस्टर ने इसको लिखा था, राइटर इसके जॉन वेबस्टर। और ये जैकोबिन रिवेंज ट्रेजेडी है, जैकोबिन रिवेंज ट्रेजेडी है, और इसमें एक कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर दिखाया। अब आंसर देखिएगा, इसका विलन जो है कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर दिखाया है बोसोला। डैनियल डी बोसोला जो है इस प्ले का विलन है। वो पहले डचेस के भाइयों के लिए जो जासूसी करता दिखाया था, फिर बाद में उसे पछतावा होता है, और जो ये पूरा स्टोरी जो है उसे विलन साबित कर देती है।
तो आंसर होगा सी, बोसेला। द डचेस ऑफ माल्फी बाय जॉन लेस्टर 1623 में पब्लिश्ड एंड 1612-13 में परफॉर्म्ड। इसका जो विलन है वो है बोसेला। नेक्स्ट क्वेश्चन पाइए, हु रोट द स्पेनिश ट्रेजेडी, काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्क। द स्पेनिश ट्रेजेडी जो है किसने लिखा है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ऑप्शन ए बेन जॉनसन, ऑप्शन बी मार्लो, ऑप्शन सी जॉर्ज पीले, ऑप्शन डी थॉमस किड। आंसर अपना टिक कीजिएगा। हम बात करते हैं इतना बेसिक डिटेल की। ये जो वर्क है ये अप्रोक्स जो 1582 या जो 1592 में माना जाता है, इसके बीच में इसे जो परफॉर्म्ड या रिटन जो पब्लिश्ड और रिटन माना जाता है 1582 से 1592 में माना जाता है। ये एक रिवेंज ट्रेजेडी है, रिवेंज ट्रेजेडी है ये एक, और किसने लिखी है। इसका जो असर था वो शेक्सपियर के हैमलेट पर भी साफ दिखाई देता है। जैसे इसमें जो प्ले विद इन प्ले दिखाया गया है हैमलेट में, तो इसी से रिलेटेड है, इसी से बेस्ड है। इस ट्रेजेडी का आपने पढ़ा होगा एक नाम। अब आंसर चेक करते हैं, थॉमस किड। इसका जो असर हैमलेट के जो प्ले विद इन प्ले दिखाया गया है वहाँ पर दिखता है। इट मीन्स थॉमस किड की द स्पेनिश ट्रेजेडी से कहीं ना कहीं इंस्पायर है विलियम शेक्सपियर का हैमलेट। थॉमस किड आंसर होगा डी। हु रोट द स्पेनिश ट्रेजेडी, द स्पेनिश ट्रेजेडी किसने लिखी है, तो आंसर है थॉमस किड। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिए, विच टाइप ऑफ ट्रेजेडीज एंड प्ले डिड ड्राइडन राइट। जॉन ड्राइडन जो थे उन्होंने किस तरह के जो है ट्रेजेडीज और प्ले लिखे थे। आंसर टिक करिएगा अपना। ऑप्शन ए हॉरर प्लेज, ऑप्शन बी हेरोइक प्लेज, ऑप्शन सी रिवेंज प्लेज, ऑप्शन डी रेस्टोरेशन प्लेज। किस तरह के जो है जॉन ड्राइडन ने प्लेज या ट्रेजेडी लिखी थी। आप आंसर टिकेगा, हम बात करेंगे डिटेल की। ये जो रेस्टोरेशन पीरियड से संबंधित है जॉन ड्राइडन, रेस्टोरेशन जो एज है वहाँ से संबंधित हैं। इट मीन्स 17th सेंचुरी से रिलेटेड हैं। और जो ये है जॉन ड्राइडन की जो उन्होंने लिखी सबसे ज़्यादा, ये क्या करते थे, इनके जो सबसे बड़े ड्रामेटिस्ट थे, सबसे बड़े ड्रामेटिस्ट उस टाइम के थे, और ये जो लिखते थे उस टाइम से रिलेटेड वो लिखते थे। आंसर टिक कीजिएगा, ऑप्शन बी हीरोइक प्लेज, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। जॉन ड्राइडन हीरोइक प्लेज के सबसे बड़े ड्रामेटिस्ट थे। इनका सबसे फेमस हीरोइक प्ले था द कंक्वेस्ट ऑफ ग्रेनेडा जो था 1672 का। इनके सबसे बड़ा जो है ड्रामेटिक प्ले हीरोइक प्ले माना जाता है। इसके अलावा इन्होंने जो है ब्लैंक वर्स ट्रेजेडी भी लिखी जो है ऑल फॉर लव आपका सबका सुना हुआ होगा। ये क्या है, एक ब्लैंक वर्स ट्रेजेडी है 1677 की। ऑल फॉर लव से इनके ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। जॉन ड्राइडन की जो है ब्लैंक वर्स ट्रेजेडी है 1677 की। तो इस क्वेश्चन का आंसर विच टाइप ऑफ ट्रेजेडीज एंड प्लेज डिड ड्राइडन राइट, तो आंसर होगा हीरोइक प्लेज उन्होंने ज़्यादा लिखे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अरिस्टोटल कंसिडर्ड ब्लैंक एज द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ ए ट्रेजेडी। ये एक तो बहुत ही ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन कि जो अरिस्टो हैं उन्होंने ट्रेजेडी का सबसे मेन पार्ट, मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट किसको कहा गया है। जो ट्रेजेडी होती है वो पार्ट में डिवाइड होती है, उस पार्ट्स में से किस पार्ट को अरिस्टो ने सबसे इम्पोर्टेंट बताया है। ऑप्शन ए टिक कीजिएगा अपना आंसर, डिक्शन, ऑप्शन बी कैरेक्टर, ऑप्शन सी स्पेक्टिकल, ऑप्शन डी प्लॉट। चारों में से किसको अरिस्टो ने सबसे इम्पोर्टेंट बताया है। इसका आंसर आप बहुत आसानी जानते भी होंगे। इतना बात करते हैं इसके बेसिक डिटेल की। अरिस्टो ने ट्रेजेडी के 6 एलिमेंट्स बताए थे, जिसमें उन्होंने किसी एक पार्ट को है सबसे ऊपर रखा था। उसे उन्होंने सोल ऑफ ट्रेजेडी भी कहा। ये क्वेश्चन भी आ जाता है, अरिस्टो ने सोल ऑफ ट्रेजेडी किसे कहा है ये, और यही सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। सोल ऑफ ट्रेजेडी अरिस्टो के अकॉर्डिंग कौन सा है, और यानी कि जो है ट्रेजेडी की आत्मा भी कहा है। और दूसरे नंबर, ये पहले नंबर पर था और दूसरे नंबर पर इन्होंने रखा था कैरेक्टर को।
अगर दूसरे नंबर पर आपसे पूछ लिया जाए क्वेश्चन घुमाने के लिए कि पहला तो पूछा ही जाता है कि अरस्तु ने सबसे ज़्यादा ऊपर किसे रखा, लेकिन दूसरा पूछा जाए तो दूसरे नंबर पर उन्होंने कैरेक्टर को रखा, जो कैरेक्टर्स हैं वो उनको इम्पोर्टेंस दिया। अरस्तु जो है पोइटिक्स इनकी आई थी, पोइटिक्स आई थी इनकी 335 BC में। इनका मेन वर्क जो आता है पोइटिक्स 335 BC में। अब इस क्वेश्चन की बात करें तो अरस्तु कंसीडर्ड एज द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ ट्रेजेडी या अरस्तु कंसीडर सोल ऑफ द ट्रेजेडी, वो था आंसर डी। ये आंसर मुझे पता है आप सब जानते होंगे, प्लॉट को बहुत ही बेसिक सा पर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। विच ड्रामेटिस्ट हैज़ रिटन ओनली ट्रेजेडीज, किस ड्रामेटिस्ट ने, जो नाटक लिखने वाले थे, सिर्फ ट्रेजेडी लिखी, ट्रेजेडी के अलावा कुछ नहीं लिखा। आंसर अपना टिक कीजिएगा। ऑप्शन ए विलियम कॉन्ग्रेव, ऑप्शन बी मार्लो, ऑप्शन सी बेन जॉनसन, ऑप्शन डी रॉबर्ट ग्रीन। किसने जो है सिर्फ ट्रेजेडी लिखी? आंसर टिक कीजिएगा। हम बेसिक डिटेल की बात करते हैं इतना। ये जो ऑथर है ये एलिजाबेथेन एज से जो संबंधित है, एलिजाबेथेन एज से संबंधित है। पहला टॉक, इन्हें यूनिवर्सिटी विट भी कहा जाता है, इन्हें यूनिवर्सिटी विट में रखा जाता है। दूसरा टॉपिक, अब बात करें अब इसके आंसर की, तो इसका आंसर हुआ कि किसने सिर्फ ट्रेजेडी लिखी, तो वो थे ऑप्शन बी क्रिस्टोफर मार्लो ने सिर्फ ट्रेजेडी लिखी। ऑप्शन बी आपका करेक्ट यहाँ पर होगा। ऑप्शन बी सिर्फ ट्रेजेडी लिखने वाले हैं, ना कुछ लिखा, ना लव, ना रोमांस, कुछ नहीं, ना हिस्ट्री, कुछ नहीं, सिर्फ ट्रेजेडी इन्होंने लिखी। मार्लो ने अपने छोटे से करियर में, छोटा सा करियर था, सिर्फ बड़ी और इम्पैक्टफुल ट्रेजेडी लिखी थी। जैसे डॉक्टर फॉस्टर्स इनका फेमस है, डॉक्टर फॉस्टर्स इनका काफ़ी फेमस है जो इन्होंने लिखा था। डॉक्टर फॉस्टर्स फेमस था इनका जो इन्होंने लिखा था। और उसके बाद इन्होंने टम्बरलेन लिखा एंड द जो ऑफ माल्टा, द जो ऑफ माल्टा इन्होंने लिखे थे। उनका कोई भी कॉमेडिक जो है वर्क नहीं है, कोई भी कॉमेडी उन्होंने नहीं लिखी है कि अगर आप कॉमेडी में ढूंढने लग जाए तो कॉमेडी कोई सी भी मार्लो ने नहीं लिखी। 3-4 वर्क डॉक्टर फॉस्टर्स इनका था, टम्बरलेन इनका वर्क था, द जो ऑफ माल्टा इन्हीं का वर्क था, सारी ट्रेजेडी थी। तो विच ड्रामेटिस्ट हैज़ रिटन ओनली ट्रेजेडी? ऑप्शन बी मार्लो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई शेक्सपियर कॉल्ड द बार्ड ऑफ एवॉन? विलियम शेक्सपियर को द बार्ड ऑफ एवॉन क्यों कहा जाता, बार्ड ऑफ एवॉन क्यों कहा जाता है? ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है और आप सब इसको जानते भी होंगे। आंसर अपना टिक कीजिएगा। शेक्सपियर बिलोंग टू द एवॉन क्लैन। ऑप्शन बी एवॉन वाज द टाउन ऑफ द बैंक ऑफ रिवर स्टेटफोर्ड। ऑप्शन सी एवॉन वाज द कंट्री इन विच शेक्सपियर वाज born. Option D, Shakespeare was born at Stratford upon Avon on the banks of river Avon. कौन सा आंसर टिक होगा? बहुत मुझे पता है आप एकदम से इसको आंसर दे देंगे। हम थोड़ी सी बेसिक डिटेल देख लेते हैं इसकी, ज़्यादा नहीं। तो शेक्सपियर का जो है जन्म है वो स्ट्रेटफोर्ड अपॉन एवॉन में हुआ था, वर्कविकशायर इंग्लैंड में, वर्कविकशायर इंग्लैंड में हुआ था 1564 को। ये सब जानते, कोई नई बात मैं नहीं बता रही, मुझे पता है। और बार्ड का मतलब क्या होता है? बार्ड होता है पोइट, पोइट कहा जाता है, या जो पोइट सिंगर होता है वो, इसका मीनिंग वो होता है बार्ड का मीनिंग। जो बार्ड, ये वर्ड है बार्ड ऑफ एवॉन। एवॉन क्या था आंसर में आएगा इसका, तो आंसर इसका जो करेक्ट होता है, आंसर होता है डी करेक्ट। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। शेक्सपियर वाज बोर्न एट स्ट्रेटफोर्ड अपॉन एवॉन ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर एवॉन। तो एवॉन जो रिवर थी, इस रिवर का या स्ट्रेटफोर्ड अपॉन जो एक टाउन था वहाँ के, ये तो वहाँ के इन्हें पोइट या कवि या पोइट सिंगर इनको माना जाता है, कहा जाता है। तो सिंपली एवॉन से रिलेटेड जो है, वर्कविकशायर से रिलेटेड विलियम शेक्सपियर ही हैं। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेक्सपियर रॉट प्लेज? कितने जो है विलियम शेक्सपियर ने प्लेज लिखे हैं? ये भी क्वेश्चन मैं जानती हूँ आपके लिए आसान होगा, टिक कीजिएगा अपना आंसर। छोटी सी बेसिक डिटेल देख लेते हैं। विलियम शेक्सपियर ने जो 154 सोनेट लिखे हैं, इसका आंसर टिक कीजिएगा। 36, 37, 38, 39 154 सोनेट लिखे।
10 हिस्टोरिकल प्लेज लिखे विलियम शेक्सपियर ने। अब जो है शेक्सपियर के नाम पर स्टैंडर्ड टूर पर, जो स्टैंडर्ड टूर है उस पर जो इनका आंसर आता है सही करेक्ट 37 आता है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा, 37 जो है प्लेज विलियम शेक्सपियर ने लिखे। कुछ जो है मतलब इनको 154 सोनेट लिखे इनके दर्ज हैं। कुछ मॉडर्न स्कॉलर्स जो हैं टू नोवेल किंग्समैन को मिला करके इसे 38 भी मानते हैं। कुछ जो मानते हैं इसका आंसर 38 भी मानते हैं कि 38 है। जो मॉडर्न स्कॉलर्स हैं वो टू नोवेल किंग्समैन जो विलियम शेक्सपियर का वर्क है उसे भी ऐड करके इसमें जो है 38 प्ले मानते हैं। लेकिन स्टैंडर्ड आंसर जो इसका है जो एग्ज़ाम में माना जाता है, स्टैंडर्ड आंसर मतलब जो एग्ज़ाम में करेक्ट होता है वो 37 ही होता है, ना कि 38। पुराने टाइम से 37 ही चला जा रहा है, इसी को रखा हुआ है, तो 38 को वरीयता नहीं दी गई है। अभी तक इम्पोर्टेंट अभी तक के एग्ज़ाम में नहीं दी गई है, अभी जो 37 ही चल रहा है। इन फ्यूचर किसी एग्ज़ाम में इसको जोड़ लिया जाए, मॉडर्न जो स्कॉलर्स हैं उनकी बात मान ली जाए, तब ये 38 आंसर होगा। हालांकि होता नहीं है, जो पिछला चला आ रहा है वही चलेगा, 37 आंसर इसका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द ट्रेजिक फ्लो इन द कैरेक्टर ऑफ हैमलेट। विलियम शेक्सपियर का जो प्ले है हैमलेट उसमें ट्रेजिक फ्लो क्या था। आंसर अपना टिक कीजिएगा। ऑप्शन ए ही इज़ ए मैन ऑफ इंडिसीजन, ऑप्शन बी ही हैड ए डिज़ायर ऑफ फॉर फेम, ऑप्शन सी ही सबमिट्स बिफोर हिज अंकल, ऑप्शन डी ही बिलीव्स इन व्हाट द घोस्ट टेल्स हिम। जो ट्रेजिक फ्लो आया है हैमलेट के कैरेक्टर में, हैमलेट हीरो जो है हैमलेट का, उसका रीज़न क्या था। अभी ट्रेजिक फ्लो हमने ऊपर पढ़ाई था हेमार्शिया। अपना आंसर टिक कीजिएगा। मुझे पता है इसका भी आंसर बहुत इजी है आपके लिए। हम छोटी सी बेसिक डिटेल देख लेते हैं। ये जो प्ले है ये जो पब्लिश्ड है 1599, ये ट्रेजेडी में आता है विलियम शेक्सपियर की, और 1601 में जो है रिटन है। और हैमलेट का सबसे बड़ा फ्लो था डिले इन एक्शन। डिले इन एक्शन यानी कि ऑप्शन ए ही इज़ ए मैन ऑफ इनडिसीजन, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। सबसे बड़ी जो इसकी फ्लो था उसकी लाइफ को डिले इन एक्शन था, बहुत देर से एक्शन लेता था या इनडिसीजन था। वो अपने चाचा से बदला लेने में बहुत सोचा, उसने बहुत सोच विचार किया, जिसे कॉलरिज जो था ओवर थिंकिंग कहा है। कॉलरिज ने इसे ओवर थिंकिंग कहा था। तो बहुत सोचा, बहुत विचार करा, प्ले रचा, दुनिया भर के ड्रामे रचे। वो सही से जो है सही टाइम पर निर्णय नहीं ले पाया, और इसी वजह से मेन रीज़न था कि ये हैमलेट जो है वॉस जो बहुत ज़्यादा ट्रेजेडी में कन्वर्ट हो गई, टॉप मोस्ट कॉमेडी में हैमलेट बदल गई। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 114। Cowards die many times before their deaths. The valiant never taste of death but once. In which play of Shakespeare do this line occur? ये जो लाइन है Cowards die many times before their death, ये विलियम शेक्सपियर के किस प्ले में आती है। ऑप्शन ए एंटोनी एंड क्लियोपैट्रा, ऑप्शन बी जूलियस सीजर, ऑप्शन सी रोमियो एंड जूलियट, ऑप्शन डी कोरियोलनस। आंसर अपना टिक कीजिएगा। एंड अगेन हम जो है इसकी छोटी सी डिटेल देख लेते हैं। डिटेल इसकी ये है कि अप्रोक्स जो रिटन किया गया 1599 में रिटन किया गया। ये एक क्या है इनका रोमन प्ले, ये इनका है रोमन प्ले भी है इनका ये। और ये जो लाइन है ये एक्ट जो है सेकंड में आती है, एक्ट सेकंड में आती है और सीन सेकंड में आती है। सीन सेकंड में कही गई है किसके द्वारा, जूलियस सीजर के द्वारा। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। कॉवर्ड्स डाई मैनी टाइम्स बिफोर देयर डेथ, जूलियस सीजर ने कही अपनी वाइफ कैलिफोर्निया से। वो बोलता है जब वो उसे बाहर जाने से रोकती है, मना करती है कि बाहर नहीं जाना है क्योंकि उसने बुरा सपना देखा था। जब कैलिफोर्निया कहती है कि मैंने बहुत बुरा सपना देखा है उससे रिलेटेड, तुम बाहर मत जाओ, तब जूलियस सीजर अपनी वाइफ को एक्ट 2 सीन 2 में ये लाइन कहता है कि जो कायर होते हैं वो कई बार मरते हैं, लेकिन जो योद्धा होता है वो टेस्ट करता है। द वैलेंट नेवर टेस्ट ऑफ डेथ बट वंस। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। व्हाट वाज कॉल्ड द माउस ट्रैप। माउस ट्रैप क्या किसे कहा गया है, क्या था माउस ट्रैप। अपना आंसर टिक कीजिएगा। ऑप्शन ए ट्रेजिक फ्लो इन हैमलेट, ऑप्शन बी द घोस्ट ऑफ हैमलेट्स फादर, ऑप्शन सी द प्ले इन हैमलेट, ऑप्शन डी द वर्बोसिटी ऑफ पोलोनिस।
क्या इसका आंसर होगा? बहुत ही फेमस क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और इसका आंसर भी मैं जानती हूँ आप टिक कर देंगे, पर हम बेसिक डिटेल देख लेते हैं थोड़ी सी। हालांकि इसको पढ़ चुके हैं, ईयर वगैरह देख लिया है कौन क्या है। ये जो आंसर है प्ले विद इन प्ले, क्या होता है? इसे प्ले विद इन प्ले कहा जाता है। जब हैमलेट प्ले जो विलियम शेक्सपियर का है, इसमें अपने पिता की मृत्यु का पता लगाने के लिए जो हीरो हैमलेट है वो इस प्ले के अंदर एक छोटा सा एक नाटक रचता है, उसे माउस ट्रैप कहा गया है। इसका जो आंसर होगा ऑप्शन सी होगा, द प्ले विद इन द प्ले इन हैमलेट। एक छोटा सा माउस ट्रैप नाम से एक नाटक रचता है। हैमलेट अपने चाचा क्लॉडियस का सच सामने लाने के लिए जो नाटक ऑर्गेनाइज करता है, द मर्डर ऑफ गोंजेगो, उसे वो मेटाफोरिकली जो है द माउस ट्रैप कहता है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। Who turns the Merchant of Venice into a comedy? विलियम शेक्सपियर के मर्चेंट ऑफ वेनिस लिखा हुआ है और कहा जाता है कि किसने इसको जो है कॉमेडी में टर्न कर दिया था। अपना आंसर टिक कीजिएगा। ऑप्शन ए पोर्शिया, ऑप्शन बी जेसिका, ऑप्शन सी बेसेनियो, ऑप्शन डी एंटोनियो। किसने जो है इसे कॉमेडी में परिवर्तित कर दिया था? अच्छे खासे नाटक की स्टोरी चल रही थी। आंसर टिक कीजिएगा। हम बेसिक डिटेल देख लेते हैं। इतना डिटेल क्या है? ये अप्रोक्स जो रिटन किया गया 1596-98 में। आप इसकी मेन डिटेल देख लेते हैं। तो इसको जो टर्न करती है कॉमेडी वो है पोर्शिया। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। पोर्शिया जो हीरोइन है इस प्ले की। कोर्ट रूम सीन में जब कोर्ट रूम सीन आता है, ये भी पूछ लिया था कि कोर्ट रूम सीन कहाँ पर आ रहा है, तो मर्चेंट ऑफ वेनिस में आ रहा है। तो जब कोर्ट रूम सीन आता है कोर्ट रूम सीन में पोर्शिया के मेल लॉयर जो है वाल्थजार, जो मेल लॉयर है वाल्थजार भी कैरेक्टर पूछा जाता है। वाल्थजार किसका कैरेक्टर है? तो मर्चेंट ऑफ वेनिस का। तो लॉयर के रूप में जो है एक लॉयर का रूप धर के आते हैं, मतलब मेल लॉयर जो है एंटोनियो की जान बचाती है पोर्शिया और शायलॉक को हरा देती है, जिससे ये प्ले ट्रेजेडी बनने से बच जाता है और एक हैप्पी कॉमेडी में बदल जाता है। वो फेस बदलती है और उसी से जो कॉमेडी वहाँ पर स्टार्ट होती, कॉमेडी में बदल जाता है पोर्शिया के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एरियल टर्न्स वन ऑफ द ट्रेजिक प्लेज इनटू ए कॉमेडी, आइडेंटिफाई दैट प्ले फ्रॉम द फॉलोइंग। अब यहाँ पर एरियल जो कैरेक्टर है उसने किसी ट्रेजेडी प्ले को कॉमेडी में टर्न किया। वो कौन सा प्ले है? जहाँ वहाँ पोर्शिया का पूछा गया था, एरियल का पूछा जा रहा है। एरियल भी एक कैरेक्टर है। किसको कर देता है कॉमेडी में टर्न? ऑप्शन ए मिडसमर नाइट्स ड्रीम, ऑप्शन बी द टेम्पेस्ट, ऑप्शन सी द विंटर्स टेल, ऑप्शन डी ट्वेल्थ नाइट। अगर आपको पता है एरियल किस प्ले का कैरेक्टर है तो आप इजीली आंसर दे देंगे, चाहे क्वेश्चन आगे कुछ भी हो। तो अब आप क्वेश्चन टिक करिए, आंसर हम डिटेल देखते हैं इसकी। तो ये जो ये लिखा हुआ है सबसे पहले 1610 का वर्क है, 1610 से 1611 का वर्क है। और ये जो एरियल कैरेक्टर है, आंसर देखिएगा बी द टेम्पेस्ट का है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। एरियल जो कैरेक्टर है द टेम्पेस्ट का है। और एरियल एक एरी स्पिरिट दिखाई गई, एक पवित्र आत्मा है जो प्रॉस्पेरो के जो प्रॉस्पेरो कैरेक्टर दिखाया गया उसके इशारों पर काम करती है और शिपरेक्ड लोगों को नुकसान पहुंचाए बिना सबको आखिर में एक साथ लाता है, जिससे बदले की जो कहानी थी दोस्ती और माफ़ी में बदल जाती है। जो कहानी में बदला लिया जा रहा था वो माफ़ी में या दोस्ती में बदल जाती है, क्योंकि वो बचाता है सबको। इससे जो कि ट्रेजेडी की बजाय एक कॉमेडी में या एक अच्छे प्ले में जो है चेंज हो जाता है। तो ऑप्शन एरियल टर्न्स वन ऑफ द ट्रेजिक प्ले इनटू कॉमेडी, दैट इज द टेम्पेस्ट बाय विलियम शेक्सपियर। ए मेलोड्रामा किसे कहा जाता है? आंसर अपना टिक कीजिएगा। ऑप्शन ए राइप ड्रामा विथ predominance of pity, option B a play which has predominance of violence and heinous crimes, option C a play which has predominance of irony, option D a play which evokes ludicrous situations। मेलोड्रामा किसे कहा जाता है? मेलोड्रामा में क्या क्या होता है? हम बात करें अब इसके आंसर की, तो ऑप्शन क्या करेक्ट होगा? मेलोड्रामा में क्या होता है? इमोशन बहुत ज़्यादा एग्जैजरेटेड होते हैं, बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर दिखाए जाते हैं। प्लॉट सेंसेशनल होता है और इसमें जो है म्यूजिक काफ़ी यूज़ होता है।
म्यूज़िक बहुत ज़्यादा यूज होता है ताकि ऑडियंस के अंदर जो है एक्साइटमेंट और डर पैदा किया जा सके। म्यूज़िक बहुत ज़्यादा होगा इस मेलोड्रामा में। इसमें जो हीरोज़ और विलेंस होते हैं बिल्कुल क्लियर कट होते हैं, उनके जो रोल्स हैं वो क्लियर होते हैं। अब इसका आंसर होता है ऑप्शन बी करेक्ट। ए प्ले विच हैज़ प्रीडोमिनेंस ऑफ वायलेंस एंड हीनियस क्राइम। जो दिखाया जा रहा है वो स्पष्ट दिखाया जाएगा, ये नहीं है कि कैरेक्टर कुछ और कर रहा है और हो कुछ और रहा है। जो है वो है, जो कैरेक्टर है चाहे वो हीरो का हो या विलन का, वो बिल्कुल क्लियर होगा। जो वायलेंस दिखाएगी जाएगी, हीनियस क्राइम जाएगा, वो क्लियर होगा। कोई भी उसे हर चीज़ को बहुत बढ़ा चढ़ा कर बहुत अच्छे से दिखाया जाएगा मेलोड्रामा में। तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अब यहाँ पर हमारे क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। आप देखिएगा कि आपके कितने जो है आंसर ठीक हुए थे। हमें कमेंट करके बताइएगा जरूर कितने क्वेश्चंस में से कितने आंसर आपके ठीक हुए। बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। और लाइक शेयर और कमेंट जरूर करिएगा प्लीज़। थैंक्स अ लॉट।